नमस्कार प्रिय साथियों, अनुज गर्ग कोचिंग के इस सीरीज के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप लोगों के सुझाव पे हमने हिस्ट्री के ऊपर एक सीरीज को आयोजित किया जिसमें हमारा यह मकसद है हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, इतिहास एक विषय के तौर पे आप लोगों की समझ का विकास हो पाए। और इस सीरीज के पहले पार्ट में हमने उपनिवेशवाद के बारे में चर्चा करी, कोलोनियलिज्म के बारे में जाना, उपनिवेशवाद के बारे में जाना। और आज हम इस सत्र के पार्ट 2 में पूरे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करेंगे। 1857 से लेके 1947 तक के पूरे पार्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हालांकि 1857 की क्रांति से पहले भी राष्ट्रवाद की झलक तो मिलती है, जिन्हें आप पीजेंट और ट्राइबल विद्रोह के नाम से जानते हो। पीजेंट और ट्राइबल विद्रोह मतलब किसान और जनजातीय विद्रोह। कई समय तक हमारा इस ओर ध्यान नहीं किया, पीजेंट और ट्राइबल विद्रोह को हम नेग्लेक्ट करते रहे। लेकिन किस प्रकार से 1857 की क्रांति के पहले होने वाले जनजाति और किसान आंदोलन भी राष्ट्रवाद की ही अभिव्यक्ति थे, नेशनलिज्म की एक्सप्रेशन थे, हम उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। और मेरा इस सत्र के माध्यम से भी यही प्रयास रहेगा, लर्निंग आउटकम हम ज्यादा से ज्यादा रख पाए। मैं जब आपको पढ़ाऊं तो आपको याद भी होता रहे, सदा के लिए याद होता रहे। इस सत्र में मेरा यह भी प्रयास रहेगा। मैं आपको कुछ ही देर में पढ़ाना शुरू करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ यूपीएससी के जो डाउट्स बच्चों के मन में रहते हैं उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। तो मैं जब आपको पार्ट 2 पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं आप लोगों को पार्ट 1 का भी 2-5 मिनट में रिवीजन करा दूंगा। मित्रों, आप लोगों की तरफ से एक सुझाव था और वो सुझाव था सुधार का। तो सुझाव जो आपने दिया उसको अमल करने के क्रम में आप लोगों को मुझे बताते हुए ये बेहद खुशी हो रही है। देखिए मित्रों, अभी तक कितने ही सारी सीरीज को YouTube पे मैंने लॉन्च किया, लेकिन अभी तक का संवाद वन वे कम्युनिकेशन में हो रहा था। ऐसे में जो इस कोर्स की ऑब्जेक्टिव था, जो इस कोर्स का विजन था, इस सीरीज का दृष्टिकोण, इस सीरीज का मकसद था, वो कहीं ना कहीं हम अपने मकसद में लैग हो रहे थे। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते होंगे, आपके मन में प्रश्न आते होंगे, आपके मन में कुछ डाउट्स आते होंगे। अब यदि पूरा अटेंड करने के बावजूद भी वो प्रश्न और डाउट आपके मन में रहें तो कहीं ना कहीं वो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और वो छात्र हित में नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने ये सोचा हर एक सीरीज के बाद में मैं एक ऐसा सत्र आयोजित करूं तुरंत ही नेक्स्ट डे, जैसे कि इसका पार्ट 3 खत्म होगा, आपका 2 दिन बाद पार्ट 3 अपलोड हो जाएगा, उसके अगले दिन ही एक मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट करूं। उस क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोग क्या करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उन सभी को नीचे दिए गए गूगल फॉर्म से, हर वीडियो के एंड में आपको वो गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म में आप अपना नाम और आप अपनी डाउट या प्रश्न सहित उसको फिलअप कर देना। जैसे ही पार्ट 3 इस लेक्चर का कंप्लीट होगा, अपलोड हो जाएगा, उसके तुरंत एक दिन बाद ही मैं आपके क्वेश्चंस और आपके डाउट्स के ऊपर आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। इससे जो भी आपकी समस्या है उसका पूरी तरीके से समाधान हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं ये आपको मदद करेगा। मित्रों, छात्रों की समस्या जो पूरी तरीके से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ाई से भी संबंधित है, सबसे पहले मैं उसके विषय में आपसे बात करना चाहूंगा और बात करने के क्रम में मैं आपको पढ़ाता भी चलूंगा। तो एक जगह जो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा आपकी समस्या का कारण रहता है
कि सर हमने लगभग हर जगह सुना है कि दो सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ के पढ़ना बड़ा जरूरी है। इतिहास को संविधान से, संविधान को भूगोल से, संविधान को अर्थशास्त्र से, अर्थव्यवस्था से। आपस में यूपीएससी में हमें इंटरकनेक्टिविटी को करना, मतलब डेवलप करना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन आखिरकार सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को आपस में जोड़ के पढ़ा कैसे जाए। और देखिए मित्रों, किसी भी यूपीएससी की तैयारी करने के क्रम में किसी भी सब्जेक्ट को आप दूसरे विषय से जोड़ के देखते हो तो इसका फायदा केवल आप लोगों को याद रखने में ही नहीं मिलता है, बल्कि इसके फायदे से आप लोग बहुत हद तक यूपीएससी की आंसर राइटिंग में भी सुधार कर सकते हो। अब मैं आपको वो समझाता हूं, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का उदाहरण भी दूंगा, मैं आपको समझाता हूं इंटरकनेक्टिविटी को कैसे डेवलप किया जाए। देखिए मित्रों, जैसा कि हमारा लक्ष्य है कि हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, इतिहास एक विषय के तौर पे भी हमें ज्यादा स्पष्टता हो, तो आप सभी जानते हो कि हिस्ट्री एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, मानविकी का एक विषय है, जैसे भूगोल है, जैसे कि आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, या आपके दूसरे सब्जेक्ट हो गए ह्यूमैनिटीज के, उसमें से इतिहास भी आपका एक विषय है। और ह्यूमैनिटीज के जितने भी मित्रों विषय होते हैं, इनका आपस में एक दूसरे में बड़ा योगदान होता है। मतलब अगर आपको इतिहास की अच्छी समझ है तो आप लोगों को पॉलिटी में मदद मिलेगी, पॉलिटी की अच्छी समझ है तो आपको इकोनॉमी में भी मदद मिलेगी, एंड वाइस वर्सा। तो अगर इनका एक दूसरे में योगदान है, एक दूसरे से एक दूसरे की समझ हमारी अच्छी होती है, तो भला इंटरकनेक्टिविटी को कैसे डेवलप किया जाए। देखो, सबसे पहले आप लोग इस मिथ से, इस भ्रम से पर्दा उठाइए कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट दरअसल मित्रों अलग होते ही नहीं हैं। ह्यूमैनिटीज के सभी विषय एक ही होते हैं। तो आप क्या इनमें इंटरकनेक्टिविटी डेवलप करेंगे? ये तो पहले ही इंटरकनेक्टेड है, ये तो अलग है ही नहीं। ह्यूमैनिटीज के सभी विषय अलग नहीं है, हमने अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ने के क्रम में उनको अलग अलग कर दिया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये कोई अलग अलग विषय नहीं है। हमने अपनी समझ को स्थापित करने के लिए इन विषयों को अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग कर लिया है। तो पहली बात तो इनमें इंटरकनेक्टिविटी करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मेहनत हमें नहीं करनी है, क्योंकि मूलभूत ज्ञान इनका कनेक्टेड ही रहता है। जब आप विश्व इतिहास को पढ़ते हो मित्रों, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आप वर्ल्ड हिस्ट्री को ही पढ़ोगे। अरे भाई, संविधान भी तो इतिहास की ही उपज होता है, वर्तमान समाज भी तो इतिहास की ही उपज है, अंतरराष्ट्रीय समाज भी तो, अंतरराष्ट्रीय संबंध भी तो इतिहास की उपज है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनका एक दूसरे में कंट्रीब्यूशन होगा। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को आप कभी अलग करके देखो ही मत, वो तो पहले ही इंटरकनेक्टेड। अब जब मैं ये बात बोलता हूं तो हिस्ट्री में नेशनलिज्म वाले पार्ट में आपको बड़ी मदद मिलेगी। इसमें आज का जो हमारा पार्ट 2 है राष्ट्रवाद, देखिए मेरी बात उससे कैसे संबंधित है। उदाहरण के लिए, किसी भी देश का संविधान उस देश की इतिहास की ही उपज होता है। मतलब मैं इस लाइन के द्वारा आप लोगों को यह समझाना चाहता और बोलना चाहता कि किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उसके इतिहास से ही निकल के मित्रों आता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करोगे, डीपीएसपी की बात करोगे, पार्ट 4 में हमको वो डीपीएसपी देखने को मिलते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में हमको राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 3 तरह की विचारधाराएं हमें देखने को मिलती हैं। तो पहली आइडियोलॉजी कौन सी है? सोशलिज्म, समाजवाद की। दूसरी आइडियोलॉजी कौन सी है?
गांधीइज्म, गांधीवाद की। और तीसरी आइडियोलॉजी कौन सी है? लिबरलिज्म, मतलब उदारवाद की। तो भारत के संविधान में मिलने वाली समाजवाद, गांधीवाद और पश्चिमी उदारवाद की विचारधारा, अब ये भारत के संविधान के पार्ट 4 में आखिरकार कैसे शामिल हो गई? तो मित्रों, भारत के संविधान में पार्ट 4 में सोशलिज्म की विचारधारा इसलिए शामिल हो पाई क्योंकि 1920s में 1920 के समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमने समाजवाद का नारा दे दिया। 1920s में मित्रों भारत में समाजवाद की लहर दौड़ी। रूसी क्रांति उसके पीछे का एक कारण था। भारत के दूसरी पीढ़ी के क्रांतिकारी नेता भगत सिंह समाजवाद की विचारधारा के समर्थक थे। इसलिए समाजवाद की विचारधारा 1920s में फली और फूली। 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया और जब पूंजीवाद ने मुंह की खाई तो समाजवाद को और ज्यादा प्रोत्साहन मिला। एक तरफ 1920s में जब पूरे विश्व में हाहाकार मच रही थी, रूस ग्रो कर रहा था, तो कहीं ना कहीं समाजवाद की विचारधारा 1920s में भारत में बड़ी, फूली और फैली। अब यह क्योंकि नई विचारधारा 1920s के समय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत में शामिल हुई, इसीलिए इसको संविधान में भी जगह मिली। गांधीवाद का पूरे राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव रहा, इसलिए वो संविधान में भी आया। ब्रिटिश जब भारत में आए तो पश्चिम का उदारवाद भी भारत में आया। काफी सारे वेस्टर्न लिबरलिज्म के भी थॉट्स भारत में आए, प्रबोधन के विचार भारत में आए, तो कहीं ना कहीं उदारवाद भी भारत के संविधान में शामिल हुआ। तो हिस्ट्री को या कॉन्स्टिट्यूशन को, पॉलिटी को हम इतिहास से दूर रख के थोड़ी नहीं देख सकते मित्रों। किसी भी देश का इतिहास तो, किसी भी देश का संविधान तो, कॉन्स्टिट्यूशन तो उसकी इतिहास की ही उपज होता है ना। तो फिर भला हम इसको अलग करके कैसे देख सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ हिस्ट्री। अरे भाई, अमेरिका के फेडरलिज्म और इंडियन फेडरलिज्म में क्यों अंतर है? क्योंकि अमेरिका का अलग ऐतिहासिक एक्सपीरियंस रहा, भारत का अलग रहा, इसलिए उनका संविधान अलग है। ब्रिटिश ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज पे अलग अलग शासन किया, भारत पर ब्रिटिश ने लगभग पूरे भारत पे एक साथ शासन किया, इसलिए दोनों में संघवाद का मॉडल अलग अलग है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी भी देश के इतिहास से ही निकलता है ना। अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि यह क्वेश्चन जो 2017 में पूछा गया, हाईलाइट द इंपोर्टेंस ऑफ द न्यू ऑब्जेक्टिव्स दैट गॉट एडेड टू द विजन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस सिंस द 20s ऑफ द लास्ट सेंचुरी। पिछली शताब्दी के तीसरे दशक से भारतीय स्वतंत्रता के स्वप्न दृष्टि के साथ समृद्ध हो गए नए उद्देश्यों के महत्व को उजागर कीजिए। पिछली शताब्दी के 20s से, मतलब यहां पे बात चल रही है 1920s की। तो यह प्रश्न आपसे पूछना चाहता कि 1920s में ऐसा कौन सा नए ऑब्जेक्टिव जुड़ गए थे, ऐसा कौन सा नया विजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आ चुका था। तो मित्रों, 1920s में दो बड़ी क्रांतिकारी चीजें इस प्रश्न के उत्तर के हिसाब से हुई। एक तो आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया। तो एक नया लक्ष्य, एक नया ऑब्जेक्टिव तो यह जुड़ा कि अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए था, अब हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए था। तो 1929 में एक तो पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, यह बड़ी क्रांतिकारी घटना रही। तो दूसरी तरफ 1920s में समाजवाद की विचारधारा की भी एंट्री हुई, सोशलिज्म भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आया। तो एक नया विजन सोशलिज्म का भी तो था ना, समाजवाद का। देखिए मित्रों, 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब समाजवाद की विचारधारा का आगमन हुआ, तो समाजवाद की विचारधारा के आगमन होने से पहले हम केवल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे। हमारा लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता का था।
हमारा दृष्टिकोण उस समय सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता का उतना ज्यादा नहीं था। अब उतना ज्यादा का नहीं था का मतलब एक स्पष्टता उसके बारे में नहीं थी। लेकिन समाजवाद की विचारधारा आने के बाद हमारा लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता, सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का भी हो गया था। तो 1920s में जो नया विजन जुड़ा समाजवाद का, उसको तो आगे चल के भारत के संविधान में भी जगह मिली। तो वो कोई रातों रात तो समाजवाद आया नहीं था, वो तो 1920s में आया। तो इस प्रकार से आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि ये विषय अलग है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी एक है। हमने अपनी सुविधा के हिसाब से उनको अलग अलग करके कर रखा है। लेकिन जब हम इनके बीच में थोड़ा सा मूल बेसिक ज्ञान इनका अर्जित करने का प्रयास करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण मित्रों, एक और क्वेश्चन आप देखिए और इस क्वेश्चन के बाद छात्रों के जो दूसरी समस्या आती है उसके विषय में भी मैं आपसे बात करूंगा। अब एक और क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2 बार आया। हाउ द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। भारत की धर्मनिरपेक्षता के मॉडल और पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में क्या अंतर है। हालांकि पिछले साल तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया गया, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन सेक्युलरिज्म। फ्रांस भारत की धर्मनिरपेक्षता के मॉडल से क्या समझ सकता है। तो पश्चिम में जो धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म की अवधारणा है और भारत में जो सेक्युलरिज्म की अवधारणा है उसके बारे में 2 बार आपसे पिछले 6 वर्षों में 2 बार प्रश्न पूछा गया। अब देखो, पश्चिम की सेक्युलरिज्म की जो अवधारणा है वो वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन में है और भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है वो भारत के संविधान में है। तो इन दोनों मतलब वेस्ट और भारत के सेक्युलरिज्म के मॉडल में अंतर होना मित्रों इसलिए बड़ा नेचुरल और स्वाभाविक है। देखो, इनमें अंतर क्या है वो आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्यों है उसका कारण मैं आपको बता दूं। वेस्ट में जो नेशन बिल्डिंग हुई वो कल्चरल होमोजेनिटी के मॉडल पे हुई, सांस्कृतिक एक रूपता, एक भाषा एक राष्ट्र, जर्मन भाषा जर्मन राष्ट्र, फ्रेंच भाषा फ्रांस राज्य, स्पेनिश भाषा स्पेन राज्य। तो पश्चिम में वेस्ट में जो नेशन बिल्डिंग हुई वो सांस्कृतिक एक रूपता के मॉडल पे हुई और भारत में जो नेशन बिल्डिंग हुई वो सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी के मॉडल पे। तो ब्रिटिश तो कभी ऐसा सोचते ही नहीं थे कि भारत एक राष्ट्र के रूप में टिक पाएगा, क्योंकि वेस्ट में तो कल्चरल होमोजेनिटी के आधार पर नेशन बिल्डिंग हुई थी। उनके हिसाब से तो यूरोप के 2 राष्ट्रों में जितना डाइवर्सिटी नहीं थी उसके हिसाब से भारत के 2 राज्यों में डाइवर्सिटी थी। तो पश्चिम तो कभी मान के नहीं चल रहा था भारत टिक पाएगा। एक बार तो आज जब पश्चिम भी भारत की ओर देखता होगा तो कहीं ना कहीं बड़ा आश्चर्य करता होगा कि भारत ने तो एक अलग ही नारा दे दिया ना। वेस्ट ने जो नारा दिया एक भाषा एक राष्ट्र का, भारत ने नारा दे दिया विविधता में एकता का। क्योंकि दोनों देशों के इतिहास के एक्सपीरियंस में मित्रों अलग अलग रहा, दोनों देशों का इतिहास का अनुभव ही अलग अलग रहा। वेस्ट में कई बार आप ऐसा भी देखोगे कि जहां भी जैसे मान लीजिए कई जगह इस्लामिक इन्वेजन हुआ तो उन देशों का इस्लामीकरण हो गया। भारत में हिंदू मुस्लिम समन्वय संस्कृति, हिंदू मुस्लिम कॉम्पोजिट कल्चर का विकास हुआ। तो कहीं ना कहीं भारत के धर्मनिरपेक्षता और पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में इसलिए अंतर होना स्वाभाविक है क्योंकि दोनों का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस अलग अलग रहा और क्योंकि दोनों देशों में नेशन बिल्डिंग अलग अलग तरीके से हुई, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग। तो मित्रों, यह अंतर होना बड़ा स्वाभाविक है क्योंकि दोनों देशों का इतिहास अलग था, इसलिए संविधान में सेक्युलरिज्म का मॉडल भी अलग अलग होगा। भारत ने अपना नेशन बिल्डिंग किया डाइवर्सिटी के मॉडल पे, तो पश्चिम में होमोजेनिटी के आधार पे नेशन बिल्डिंग।
अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री वो मैं अभी भी आपको पढ़ा ही रहा हूं, कोई आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि केवल आप जब इतिहास का अध्ययन करें ना, तो केवल ब्रिटिश से जो हमारा संघर्ष चल रहा है उसी को मत देखना, उसको तो देखना ही है, वो तो आपको पढ़ना ही है। ब्रिटिश के साथ भारत का जो स्ट्रगल चला, उसके साथ साथ यूपीएससी में अगर आप जस्टिस करना चाहते हो तो आपको नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस भी साथ साथ देखनी होगी। आपको यह भी देखना होगा कि संविधान का रास्ता कैसे तैयार हो रहा है, यह चीजें भी आपको देखना होगी। 3 चीजें आपको देखना है। ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो हम फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो नेशन बिल्डिंग पैरेलल कैसे चलती रही, राष्ट्र निर्माण कैसे चलता रहा वो, और उसी के साथ साथ संवैधानिक विकास कैसे चलता रहा वो। ये तीनों चीजें आपको पैरेलल देखनी होती। अब देखिए मित्रों, आप लोग अभी इससे रिलेट नहीं कर पाओगे। मैं आपको आपके छात्रों के साथ जो दूसरी समस्या आती है ना, उसके बारे में थोड़ा सा पर्दा उठाना चाहूंगा, तब आपको मेरी बात ज्यादा स्पष्ट होगी। देखो दूसरी समस्या क्या है, पढ़ने और पढ़ाने की ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी। वैसे तो कई सारी समस्याएं हैं, मैं आज केवल उसी समस्याओं के ऊपर पर्दा हटाने का प्रयास कर रहा हूं जो हमारे टॉपिक से डायरेक्टली संबंधित है, और बातों पे भी धीरे धीरे पर्दा उठाएंगे। लेकिन पढ़ने और पढ़ाने की ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी, परंपरागत अध्यापन का तरीका। प्रॉब्लम कहां हो जाती है मित्रों, देखिए आप लोग अगर यूपीएससी के पूरे सिलेबस को बड़े अच्छी तरीके से देखेंगे, एक बात आप उसमें नोटिस करोगे, हिस्ट्री के ऊपर मैं बात करूंगा आज। एक बात आप उसमें नोटिस करोगे कि भले क्वेश्चन जो है वो एज इट इज रिपीट नहीं होता या टॉपिक रिपीट नहीं होता, लेकिन यूपीएससी में कई बार नए विचारों के ऊपर भी प्रश्न आते हैं। ऐसे विचार जो किसी किताब में कैद थे, जिनके जो विचार छात्रों को मिल नहीं पा रहे थे, बड़े लेटेस्ट और नए विचार थे, ऐसे विचारों के ऊपर भी यूपीएससी में प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम कहां हो जाती है कि इस प्रश्न को आप पढ़िए, द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिफर्ड फ्रॉम दोज ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस, in that its culture and tradition have been preserved without a breakdown to the present day comment. भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। अब इसी टॉपिक के ऊपर मैं एक सेपरेट 3 घंटे का लेक्चर भी आपके लिए ला सकता हूं, लाऊंगा। इस प्रश्न में कुल मिला के पूछा जा रहा है कि एक तरफ विश्व की दूसरी सभ्यताओं में भारत की सभ्यता विश्व की दूसरी सभ्यताओं से इस बात में अलग है कि भारत की सभ्यता आज तक विखंडित हुए बिना, विदाउट अ ब्रेकडाउन, आज तक वो कंटिन्यू चलती हुई आ रही है। विश्व की दूसरी सभ्यता, इसके 2 मतलब हो गए। एक, विश्व की दूसरी सभ्यताओं में कंटिन्यूटी नहीं देखने को मिली। दूसरा मतलब, भारत की सभ्यता में कंटिन्यूटी देखने को मिली। क्योंकि आप जब बोल रहे हो मित्रों, हालांकि इसमें डायरेक्टली नहीं लिखा गया है कि भारत की सभ्यता में निरंतरता बतानी है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लिखा जा रहा है कि भारत की सभ्यता, भारत इस बात में बने कि भारतीय महाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई है, मतलब विदाउट अ ब्रेकडाउन वो चल रही है। तो मित्रों, कोई भी सभ्यता ब्रेक डाउन या विखंडित हुए बिना तभी चल पाएगी जब उसमें निरंतरता के तत्वों, फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी हो। तो भारत की सभ्यता में निरंतरता के तत्व तो है, फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी तो है, उसके कई सारे कारण भी हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन आर्गुमेंटेटिव इंडियंस में इसका एक कारण भी बताते हैं और बोलते हैं कि इंडियंस आर इनबॉर्न डेमोक्रेट्स, क्योंकि भारत में विचारों को लेकर हमेशा स्वतंत्र है। कुल मिला के इस प्रश्न के आंसर में हम डिटेल में नहीं जा रहे,
लेकिन यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह प्रश्न पूछा जा रहा है भारत की सभ्यता में निरंतरता के तत्व, फैक्टर्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी इंडियन सिविलाइजेशन। अब देखो, यह प्रश्न आया, यह विचार आया 2015 में। अब 2019 में क्या विचार आया? 2019 में क्या विचार आया? 2019 में क्वेश्चन आया, व्हाट मेक्स द इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर? क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है? अब भारतीय समाज अपनी संस्कृति को तो जीवित तभी रख पाएगा जब उसमें निरंतरता के तत्वों। अगर इंडिया अपनी सिविलाइजेशन, अपने कल्चर को सस्टेन रख पा रहा है तो फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी है तभी रख पा रहा है। 2015 में भी फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन था, 2019 में भी था। 2019 में जब बच्चों ने प्रश्न पत्र उठा के देखा होगा, अगर उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन किया तो कंपैरेटिवली दूसरे छात्रों की तुलना में उन्हें प्रश्न स्वाभाविक रूप से थोड़ा सिंपल लग रहा, क्योंकि यह विचार पहले आ चुका था। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है कि कोई विचार यूपीएससी में अगर पहली बार नया आया तो उस वर्ष के बच्चे क्या करें? अध्ययन और अध्यापन की प्रणाली केवल जो अभी तक पूछा जा चुका है उसी पे आके रुक चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस आधार पे क्रांति था? अरे भाई, विश्व के दूसरे देश जो हैं, फ्रांस की बात कर लो तो फ्रांस की क्रांति को आपने क्रांति का दर्जा दिया, रूस की क्रांति को क्रांति का दर्जा दिया, अमेरिकी क्रांति को क्रांति का दर्जा दिया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन, क्या उसमें क्रांतिकारी तत्व नहीं थे? अभी तक ये विचार के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। 2020 में आएगा तो 2021, 22, 23 के बच्चे तैयार होंगे, लेकिन 2020 के बच्चे जो पेपर दे रहे हैं वो कैसे इसके ऊपर दिमाग चला पाए? अध्ययन और अध्यापन की प्रणाली यहां आके सीमित हो जाती है, क्योंकि जब तक आप सोचने की क्षमता का विकास नहीं करोगे तब तक कैसे आप कर पाए? अब देखो, अभी जो मैंने आपसे टॉपिक बोला, खैर उसके ऊपर तो मैं बात कर ही लूं। जो मैंने आपसे बोला ना, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को क्रांति का दर्जा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांति का दर्जा नहीं मिला। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो मित्रों मैं आपके लिए क्लास 25 तारीख को ला रहा हूं रात को 9 बजे। ये एक डिस्कशन होगी, इसके मतलब ये एक चर्चा की क्लास होगी, ये अनअकैडमी पे आएगी। आप लोगों की एक और प्रॉब्लम थी कि सर एप्लीकेशन से डायरेक्ट लिंक रिडायरेक्ट नहीं होती है, मतलब यूट्यूब से डायरेक्ट रिडायरेक्ट नहीं होती है एप्लीकेशन में। तो आप लोग यदि लिंक को प्राप्त करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में तो है ही, इस नंबर पे भी व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप लोग लिंक को प्राप्त कर सकते हो। यह नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और देखो, मैं आपको एक ही सुझाव देना चाहूंगा कि नीचे जो टेलीग्राम चैनल है आप लोग उससे भी जुड़ जाओ, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अनअकैडमी पे क्लास अवेलेबल है, अब आप क्लिक करोगे तो वो यूट्यूब पे ही लिंक खुलेगी। मान लो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, फिर से रजिस्ट्रेशन मांगेगा, 5-6 प्रोसेस लग जाएंगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन पे ही खुलेगी, या टेलीग्राम पे आप जोड़ोगे तो डायरेक्ट लिंक वहीं खुला करेगी। तो इसीलिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का भी सुझाव दे रहा हूं। तो चलो, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो मित्रों हमने एक सत्र हमने कंडक्ट कर लिया 25 तारीख को। आप लोग भारी मात्रा में उसके साथ जुड़िएगा भी सही। लेकिन अगर कोई नया विचार यूपीएससी में पूछा गया और उस नए विचार के लिए आप लोग तैयार नहीं हो तो फिर क्या करें? मतलब आपको पता ही नहीं है तो फिर क्या करें? ट्रेडिशनल स्टाइल में यहीं पे आके एक छात्र फंस जाता है। तो सर, ये ट्रेडिशनल स्टाइल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम कैसे इसको चुनौती दें? सर, आप यही करें, इतिहास में आप समाज, सांस्कृतिक और संवैधानिक विकास और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को भी देखते चलिए। सब साथ साथ देखो। मॉडर्न हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशन इतिहास की उपज है, यह आपका पार्ट है सिलेबस का मित्रों। यह आपकी टीचिंग, मतलब जो आपको लर्निंग करनी है उसका भी एक पार्ट है। तो इतिहास का अध्ययन करते समय, राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन करते समय सामाजिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक और उसी के साथ साथ हमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल और उसी के साथ साथ हमें कल्चरल सोशल डेवलपमेंट भी
देखते चलना, क्योंकि भारत का संविधान भारत के इतिहास की उपज है। कुछ प्रश्नों के द्वारा भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। नेशन बिल्डिंग को भी साथ साथ देखते चलना है। अब वो इतनी डिटेल में मैंने इसके ऊपर बात क्यों की, जब मैं आपको ये टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, एक सेकेंड रुकिएगा, जब मैं आपको ये टॉपिक्स पढ़ाऊंगा अभी मिसलेनियस टॉपिक्स, तो इसमें मैं एक प्रश्न उठाऊंगा कि क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांति का दर्जा दिया जा सकता है। तो आपको तब समझ में आएगा कि नेशन बिल्डिंग इस समय पढ़ने का मतलब मैं 1857 से 1947 तक के पार्ट करने में को कवर करने में, नेशन बिल्डिंग पढ़ने में आपको बल क्यों दे रहा। खैर, अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को आगे ले जाते हैं। एक बस बात आप यही याद रखिएगा, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट अलग हैं ही नहीं, ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो हम इसमें कनेक्शन ढूंढने का जब प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें हमारे लिए सरल होगी। उपनिवेशवाद की पीरियड में हमने देखा कि मित्रों, ब्रिटिश की पॉलिसी ने भारत के सभी वर्गों के अंदर एक बेचैनी और एक असंतोष को पैदा कर दिया था। ब्रिटिश की नीतियों का भारत के हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वाले कारीगरों पर भी प्रभाव था, भारत के किसानों पर भी प्रभाव था, राजाओं पर भी प्रभाव था। सब तरफ असंतोष ही असंतोष था, क्योंकि उपनिवेशवाद की पीरियड में ब्रिटिश ने भारत में जितने भी कार्यों को किया वो सब ब्रिटिश औपनिवेशिक हित से प्रेरित थे। उनको हम लोग ब्रिटिश इंटरेस्ट से दूर रख के नहीं देख सकते। रेलवेज की बात हमने करी, रेलवेज ने भी अपनी वास्तविक क्षमता का बोध आजादी के बाद ही कराया। आजादी से पहले तो रेलवेज ने भारत को गुलाम ही बनाया। तो अब जब उपनिवेशवाद के चरण में ब्रिटिश की पॉलिसी ने सभी क्षेत्रों पे, सभी वर्गों पे, सभी लोगों पे अपना प्रभाव छोड़ा, तो कहीं ना कहीं इन पे एकता की भावना आना बड़ा स्वाभाविक है, इनमें राष्ट्रवाद की भावना आना बड़ा स्वाभाविक है। देखिए मित्रों, एक बात आप समझ के चलिए, नेशनलिज्म एज ए रिएक्शन ऑफ कॉलोनियलिज्म, मैं आपको लिख के भी इसको बताना चाहूंगा, नेशनलिज्म एज ए रिएक्शन ऑफ कॉलोनियलिज्म। उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया में भारत में राष्ट्रवाद आना। पिछले सत्र में मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार से आपके पड़ोसी, आपके सगे संबंधियों की इस बात की प्रतिक्रिया में कि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, आपके मन में थोड़ी सी बेचैनी होती है और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करते हो, उसी प्रकार से ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों की प्रतिक्रिया में भी भारत में राष्ट्रवाद आया। ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज के रिएक्शन में भी भारत में राष्ट्रवाद आया। अब देखिए मित्रों, भारत 1857 की क्रांति के बाद में 1947 तक का पूरा पार्ट आपका फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में है, स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में। आप लोग देखोगे कि हर साल, साल दर साल, डिकेड बाय डिकेड हम अपनी स्वतंत्रता के और ज्यादा करीब पहुंचते चले गए। हर साल हम संघर्ष करते चले गए और स्वतंत्रता के करीब और ज्यादा पहुंचते चले गए। साल दर साल, डिकेड बाय डिकेड राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति होती चली गई, ग्रोथ इन द डायरेक्शन ऑफ नेशनलिज्म होती चली गई। तो भारत की स्वतंत्रता तो राष्ट्रवाद की दिशा में होने वाली प्रगति का ही परिणाम था। इंडियन इंडिपेंडेंस वाज द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ इन द डायरेक्शन ऑफ नेशनलिज्म। एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, मैं राष्ट्रवाद के कारणों पे आऊं, उससे पहले एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। देखिए मित्रों, बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूं,
1857 की क्रांति क्या एक राष्ट्रीय क्रांति थी? यह विवाद का मुद्दा है, इस पे थोड़ी देर बाद में आऊंगा। 1860 से राष्ट्रवाद की प्रगति हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट चरणों में विभाजित हुई। आगे चल के महात्मा गांधी की एंट्री हुई। फिर 1920 के दशक में भीमराव अम्बेडकर, पेरियार, नायकर जैसे नेता आए। भगत सिंह 1920s में आए। इस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ा। लेकिन मित्रों, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इन 1906 कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नेहरू जी डिक्लेयर्ड इट्स गोल एज स्वराज। 1906 में हमने स्वराज्य का नारा दिया। तो फिर एक सवाल मन में आता है कि क्या 1906 से पहले भारत का लक्ष्य स्वराज्य नहीं था? तो इसका जवाब बड़ा सरल है कि जब 1906 में हमने स्वराज्य का नारा दिया तो उससे पहले स्वराज हमारा लक्ष्य नहीं था। तो फिर उससे पहले हमारा लक्ष्य क्या था? उससे पहले हमारा लक्ष्य क्या ब्रिटिश सरकार को भारत से भगाने का नहीं था? आप लोगों के मन में यह प्रश्न आना भी बड़ा स्वाभाविक है कि अगर स्वराज का लक्ष्य 1906 में घोषित किया गया तो क्या उससे पहले हम ब्रिटिश से स्वतंत्रता नहीं चाहते थे? हां, हम ब्रिटिश से स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन्होंने उद्घाटन समारोह में भाषण देते हुए बोला कि ब्रिटिश के प्रति भारत के लोगों की जो निष्ठा है उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। इंडियन वुड रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश। मोहम्मद रहीमतुल्लाह का मानना था कि ब्रिटिश से ज्यादा सूर्य के नीचे शक्ति संपन्न और ईमानदार जाति ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य ब्रिटिश से स्वराज्य की प्राप्ति का नहीं था। वो लक्ष्य 1906 में हुआ। वही लक्ष्य 1929 में पूर्ण स्वराज में बदल गया। अब आप लोग सोचिए, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय समय पे उद्देश्य बदलता गया। हम पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य तक चले गए। कहीं ना कहीं तो ये राष्ट्रवाद की दिशा में होने वाली प्रगति का ही परिणाम था ना। मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी राष्ट्रवाद के पार्ट को कवर करने की यह होना चाहिए कि आप लोग 1857 की क्रांति के बाद जिस भी चैप्टर में जाओ, उस चैप्टर के साथ एक लाइन जोड़ लो, राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति, ग्रोथ इन द डायरेक्शन ऑफ नेशनलिज्म। समझिए इसको थोड़ा सा। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस वाज द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ इन द डायरेक्शन ऑफ नेशनलिज्म। भारत की स्वतंत्रता राष्ट्रवाद की दिशा में होने वाली प्रगति का परिणाम थी। Hence, simple strategy should be relating each and every topic with growth in the direction of nationalism. इसका अर्थ यह है कि जब आप किसी भी टॉपिक में जाओ तो आप उसके साथ राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति ऑटोमेटिकली जोड़ लो। उदाहरण के लिए, बंगाल का विभाजन और राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति, पहला विश्व युद्ध और राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति, होम रूल आंदोलन और राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति, असहयोग आंदोलन और राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति, साइमन कमीशन और राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति, वर्ल्ड वॉर सेकेंड और राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति, भारत छोड़ो आंदोलन और राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति। हर लेक्चर में, हर टॉपिक में आपका माइंडसेट ये हो कि कैसे राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति हो रही है। देखिए मित्रों, जब आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे आओगे तो आपको समझना होगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बैकग्राउंड में राष्ट्रवाद की दिशा में कैसे प्रगति। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 की सच्चाई है, तो उसके पहले राष्ट्रवाद की दिशा में कैसे प्रगति हो रही थी। 1929 में हमने पूर्ण स्वराज्य का नारा दे दिया, तो आगे और पीछे राष्ट्रवाद की कैसे दिशा में प्रगति हो रही है, यह आप देखते चलिए हर टॉपिक पे।
और राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखनी है तो मैं उसका सबसे सिंपल तरीका आपको बताता हूं। राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति को सबसे सिंपल तरीका देखने का है, देखते चलो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सोशल बेस कैसे बढ़ता रहा, सामाजिक आधार कैसे बढ़ता रहा। तो मित्रों, ये सोशल बेस का क्या फंडा है, देखिए मैं आपको बड़ी सरल भाषा में इसके बारे में समझाता हूं। 2012 में अन्ना हजारे जब रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन कर रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है इस आंदोलन से कई तादाद में लोग जुड़े, भ्रष्टाचार आम लोगों का भी मुद्दा था, लोगों के मन में इसके प्रति गुस्सा और आक्रोश था। रामलीला मैदान में हजारों लोगों की तादाद में अन्ना हजारे को इसका समर्थन प्राप्त था, इस आंदोलन इस अनशन में अपना समर्थन प्राप्त था। इसीलिए आंदोलन एक सफल आंदोलन बन पाया, एक बड़ा आंदोलन बन पाया। रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो अनशन चला, स्टेज पे कांग्रेस, स्टेज पे इस पे अन्ना हजारे के साथ चार पांच और बड़े नेता रहते, लेकिन रामलीला मैदान में एक भी व्यक्ति नहीं रहता। केवल स्टेज से अन्ना हजारे अकेले भाषण दे रहे होते तो यह आंदोलन एक सफल आंदोलन नहीं बन पाता। इसलिए अगर मैं ये कहूं तो आपको इसको समझने में किसी भी असुविधा नहीं होना चाहिए कि किसी भी आंदोलन की सफलता में उच्च स्तर के नेतृत्व के साथ साथ लोगों की भागीदारी भी हो, तभी वो एक सफल आंदोलन बन पाता है। जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ उस आंदोलन में अन्ना हजारे ने उसको नेतृत्व दिया, तो मासेस के पार्टिसिपेशन ने भी उसको सक्सेसफुल बनाया। उसी प्रकार से मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे जैसे मासेस का पार्टिसिपेशन बढ़ता चलेगा, लोगों की भागीदारी बढ़ती चली जाएगी, राष्ट्रवाद की दिशा में भी वैसे वैसे प्रगति होती चली जाएगी। Indian independence was the result of growth in the direction of nationalism, and when you want to see growth in the direction of nationalism, आप देखते चलो एक चरण में दूसरे चरण में जाने पे सामाजिक आधार कैसे बढ़ रहा है, सोशल बेस कैसे बढ़ रहा है। जैसे मित्रों, आप लोग अगर कांग्रेस की शुरुआती चरण 1885 से 1905 की बात करोगे, या आप बात कर लो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन की, तो 1850s के बाद भारत में कई सारे समाज और धर्म सुधार आंदोलन हुए। 1905 तक, मतलब राष्ट्रवाद की प्रगति से लेके 1860s से लेके 1860 से लेके 1905 तक नेशनलिज्म केवल मिडिल क्लास एजुकेटेड इंडियंस तक ही सीमित था, शिक्षित मध्यवर्गीय भारतीयों तक ही लिमिटेड था। ये शिक्षित मध्यवर्गीय भारतीय पश्चिमी शिक्षा के प्रोडक्ट थे, वेस्टर्न एजुकेशन के प्रोडक्ट थे। तो कहीं ना कहीं 1905 तक मिडिल क्लास एजुकेटेड इंडियंस तक ही राष्ट्रवाद सीमित रहा, शिक्षित मध्यवर्गीय भारतीयों तक ही सीमित रहा। और देखो 1857 की क्रांति से पहले भी भारत में कई सारे किसान और जन आंदोलन हुए, कई सारे किसान और जन आंदोलन हुए। ये क्यों हुए? उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया, कॉलोनियलिज्म के रिएक्शन में ही तो भारत में, मतलब वो भी तो एक बहुत बड़ा कारण था ना राष्ट्रवाद का। तो नेशनलिज्म, ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट जो थे मित्रों, वो ब्रिटिश के उपनिवेशवाद की नीति की प्रतिक्रिया में भारत में हुए। तो 17 एक बार यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया, इनफैक्ट पिछले साल, एक सेकंड रुकिएगा, पिछले साल यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 2019 की मेंस की परीक्षा में। The 1857 revolt was the culmination of the small and local big rebellions that had occurred in the preceding 100 years of the British rule. कि 1857 की क्रांति 1757 से 1857 के बीच में होने वाले छोटे बड़े विद्रोह का पीक पॉइंट थी, चरमोत्कर्ष थी। तो 1857 की क्रांति तो ट्राइबल और पीजेंट रिवोल्ट जो पिछले 100 सालों से हो रहे थे प्लासी के युद्ध से, उसी का पीक पॉइंट थी ना।
1857 की क्रांति से पहले भी तो भारत में ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट हुए। 1857 की क्रांति तो उसका कल्मिनेशन थी, उसका पीक पॉइंट थी। ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया और ये बिल्कुल सही है। 1757 से 1857 की क्रांति के बीच में ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत के हर क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। जनजाति और किसान आंदोलन हुए। आखिरकार ब्रिटिश की नीतियों से सबसे ज्यादा तो यही प्रभावित थे। 1857 की क्रांति उसी का पीक पॉइंट थी, इसलिए 1857 की क्रांति में वर्दी में किसान थे, क्योंकि किसानों की पोजीशन बड़ी खराब हो गई थी। अब देखो मित्रों, आप लोग 1905 तक 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन्हीं लोगों को कांग्रेस के सोशल बेस में चैलेंज नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सोशल बेस इतना ज्यादा कमजोर था कि जिन लोगों की सबसे ज्यादा समस्याएं थी और वो 1857 की क्रांति से पहले भी अपनी समस्याएं बता चुके थे, कांग्रेस उन्हीं की एनर्जी को 1905 तक चैलेंज नहीं कर पाई। तो राष्ट्रीय आंदोलन उस समय केवल अभिजात वर्ग तक ही सीमित रहा, मिडिल क्लास एजुकेटेड इंडियंस तक ही सीमित रहा। मतलब कांग्रेस का और राष्ट्रीय आंदोलन का सोशल बेस बहुत ज्यादा कमजोर था। 1905 तक भारत में समाज और धर्म सुधार आंदोलन हुए, उदारवादी लोग आए। यहां तक कांग्रेस के पास नेतृत्व तो था, लेकिन मासेस का पार्टिसिपेशन नहीं था। कांग्रेस के पास लीडरशिप तो थी, लेकिन लोगों की भागीदारी नहीं थी, जबकि एक आंदोलन की सफलता में दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। तो एक प्रश्न यहां से आप अपने आप से पूछिए, एक प्रश्न यहां पे फॉर्मूला समझिए, इंडियन नेशनलिज्म टुवर्ड्स इंक्लूसिवनेस। देखो समझो इस बात को आप लोग, भारतीय राष्ट्रवाद समावेशिता की ओर, टुवर्ड्स इंक्लूसिवनेस। देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जब शुरुआत हुई 1857 की क्रांति से, तो डे वन से पूरी जनता ने ही ब्रिटिश के खिलाफ या कोई जन आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई। भारत के इतिहास में व्यापक तौर पे एक जन आंदोलन 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रूप में लॉन्च होगा। महात्मा गांधी की एंट्री के बाद कांग्रेस को लीडरशिप के साथ साथ मासेस का पार्टिसिपेशन भी मिलेगा। महात्मा गांधी की एंट्री तक भारत का सोशल बेस या राष्ट्रीय आंदोलन का सोशल बेस बहुत कमजोर रहा और कांग्रेस वाज अ मिडिल क्लास एजुकेटेड पार्टी। हालांकि कुछ हद तक उग्रवादी लोगों ने उसको बढ़ाया भी था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी का लेकिन एक बड़ा कंट्रीब्यूशन यह रहा कि महात्मा गांधी के आंदोलनों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार व्यापक तौर पे बढ़ा। और मित्रों, सोशल बेस क्या है? Growth in the direction of nationalism. And whenever you are reading modern history, you should associate each and every topic with growth in the direction of nationalism. तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनलिज्म शुरुआत से इंक्लूसिव नहीं था, समावेशी, मतलब सब उसमें शामिल थे। धीरे धीरे वो समावेशिता की ओर जाता गया। शुरुआत में वो केवल मिडिल क्लास एजुकेटेड इंडियंस तक लिमिटेड था। उग्रवादी नेताओं ने जब बॉयकॉट और बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन चलाए तो शहर के लोग आके जुड़े। महात्मा गांधी ने गांव के किसान को जोड़ा। बी.आर. अंबेडकर, पेरियार नायकर जैसे नेताओं ने दलित्स को जोड़ने का काम किया। इस प्रकार से इंडियन नेशनलिज्म इंक्लूसिवनेस की ओर धीरे 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 बढ़ा। एक गाना है ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। अब रास्ते में हो उसका घर में गाना नहीं चाहता, लेकिन घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। तो जब राष्ट्रीय आंदोलन घर से ही निकला और कुछ दूर चला, एक एक करके हम सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ते चले। इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समावेशिता की ओर पहुंचा, टुवर्ड्स इंक्लूसिवनेस की ओर पहुंचा। देखिए मित्रों, अमेरिकी क्रांति को कुछ इतिहासकारों ने क्रांति का दर्जा नहीं दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिकी क्रांति के बाद दास व्यवस्था का अंत तो नहीं हुआ, स्लेव सिस्टम तो बना रहा, दास व्यवस्था कायम रही, जारी रही, और दासों को मताधिकार तो थे नहीं।
अमेरिका में जितने भी स्लेव्स थे उनको वोटिंग राइट्स तो मिले नहीं थे। खैर वो तो महिलाओं को भी नहीं मिले थे अमेरिका में, और संपत्ति जिनके पास नहीं थी उनको भी वोटिंग राइट्स प्राप्त नहीं थे। ठीक है, उस मुद्दे पे कभी बाद में बात करेंगे। तो अमेरिकी क्रांति के बाद ना तो दास व्यवस्था समाप्त हुई और ना ही उसके साथ साथ दासों को मताधिकार मिले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप लोग एक बात को नोटिस करेंगे कि आजादी के तुरंत बाद हमने यूनिवर्सल वोटिंग राइट मतलब यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का नारा दे दिया, सार्वभौमिक मताधिकार का नारा दे दिया। मान लो भीमराव अंबेडकर, पेरियार नायकर जैसे जो नेता 1920s में आए, श्री नारायण गुरु जैसे नेता जो 1920s में आए, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से दलितों को जोड़ने का काम किया, अगर ऐसा कोई नेता अमेरिकी क्रांति में ब्लैक्स के लिए आ गया होता तो हो सकता है अमेरिकी क्रांति का सामाजिक प्रभाव भी हो जाता, दास व्यवस्था खत्म हो जाती और दासों को भी मताधिकार मिल जाते। अब वो नेता अमेरिकी क्रांति में नहीं आया, वो अमेरिकी गृह युद्ध में आया, अब्राहम लिंकन के रूप में। इसलिए कुछ आलोचक कहते हैं कि अमेरिकी क्रांति के अधूरे एजेंडे को अमेरिकी गृह युद्ध ने पूरा किया। अमेरिकन सिविल वॉर कंप्लीटेड द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में यह चीज भी तो पैरेलल चलती रही, अलग अलग वर्गों को हम जोड़ते रहे, इंक्लूसिवनेस की और समावेशिता की तरफ हम बढ़ने लगे, और जब हम समावेशिता की तरफ बढ़े तब राष्ट्रवाद की दिशा में भी प्रगति हुई और हमारे संविधान में भी उनको अधिकार मिले। यह सब आपको इतिहास में नोट करना होता है। सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी क्या होगी मॉडर्न हिस्ट्री में? अब आप देखो, किसी भी चैप्टर को आप उठा लो तो चंपारण सत्याग्रह टॉपिक उठाइए। चंपारण सत्याग्रह से राष्ट्रवाद की दिशा में कैसे प्रगति हुई बोला? मैंने आपसे बोला हर टॉपिक में जाओ, राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति के बारे में सोचो, पहला थॉट ही आए। तो चंपारण सत्याग्रह से राष्ट्रवाद की दिशा में ऐसे प्रगति हुई मित्रों। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया चंपारण सत्याग्रह के बारे में इनमें से सबसे क्या अधिक सही है, व्हाट बेस्ट एक्सप्लेन चंपारण सत्याग्रह, तो उसका आंसर यूपीएससी ने माना था ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट विद इंडिया। किसानों का असंतोष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा। तो जब किसानों का असंतोष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार बढ़ा, सोशल बेस बढ़ा, और जब राष्ट्रीय आंदोलन का सोशल बेस बढ़ा तो वो तो राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड ग्रोथ इन द डायरेक्शन ऑफ नेशनलिज्म, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में राष्ट्रवाद की दिशा में कैसे प्रगति हुई? भारत के इतिहास का एक पैन इंडिया आंदोलन, अखिल भारतीय आंदोलन, मार्क्सिस्ट ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। गांधी जी ने पूरे कांग्रेस के सोशल बेस को बड़ा एक्सेसिबल लोगों के लिए कर दिया। राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति हुई और सोशल बेस में विस्तार हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसलिए जब भी आपको इस मुद्दे पे विचार करना हो कि राष्ट्रवाद की दिशा में कैसे प्रगति हुई, आप लोग देखते चलना, दो चीजें आप देखते चलो। एक तो सोशल बेस कैसे बढ़ा, सामाजिक आधार कैसे बढ़ा, कैसे अलग अलग लोग आके आप जुड़ते चले जा रहे हैं, और दूसरा कैसे हम लोग इंक्लूसिवनेस की ओर जा रहे हैं। देखो, शुरुआत में भारत के आप लोग जहां तक धर्म और समाज सुधार आंदोलन की बात करते हो, तो ये धर्म और समाज सुधार आंदोलन ये कहां तक लिमिटेड थे? मिडिल क्लास एजुकेटेड इंडियन। कांग्रेस शुरुआत में एक मिडिल क्लास एजुकेटेड इंडियंस की पार्टी थी। अब एक्सट्रीमिस्ट नेताओं ने आके क्या करा? शहरी लोगों को जोड़ दिया। महात्मा गांधी ने आके क्या करा? पीजेंट्स को जोड़ दिया। बी.आर. अंबेडकर, पेरियार नायकर ने क्या करा? दलित्स को जोड़ दिया। भगत सिंह की समाजवाद की विचारधारा ने क्या करा? सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की मांग रख दी। इस तरीके से राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति होती रही, ग्रोथ इन द डायरेक्शन ऑफ नेशनलिज्म होता रहा, इंक्लूसिव नेशनलिज्म की तरफ हम आगे बढ़ते रहे। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते हम शुरुआत से समावेशी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी चीजें होती रही। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं।
तो ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को आप देखो। वेरियस वॉइसेस फाउंड देयर एक्सप्रेशन अंडर गांधीज लीडरशिप। किस प्रकार से अलग अलग सामाजिक वर्गों ने अपनी अभिव्यक्ति को महात्मा गांधी के नेतृत्व में पाया। ये तो यूपीएससी में देखो कई बार आता है। महात्मा गांधी से जुड़े जो व्यक्ति रहे, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि उषा मेहता कौन से आंदोलन से जुड़ी थी, सरोजनी नायडू किससे जुड़ी थी, अनसुईया बेन किससे संबंधित थी, किसने महात्मा गांधी को चंपारण के लिए इनवाइट किया। तो ये क्यों आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्योंकि वेरियस वॉइसेस फाउंड देयर एक्सप्रेशन अंडर द गांधीज लीडरशिप। क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में जैसे जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हो कि गांधी ने कहीं ना कहीं अपने पैसिव फेज में, अपने आंदोलन के निष्क्रिय चरण में भी बहुत ज्यादा काम किए। उसी का नतीजा था कि गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सोशल बेस को बढ़ाने में, सामाजिक आधार को बढ़ाने में विशेष योगदान रहा। तो एक बात आप मान के चलो कि नेशनलिज्म वाले पार्ट में, अब देखो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो सबसे पहला बेसिक थॉट तो आपको यह बनाना है, हर चैप्टर में जब भी आप नए चैप्टर में एंट्री लो उससे पहले सोचो राष्ट्रवाद की दिशा में कैसे प्रगति पिछले चैप्टर में हुई थी। वो आपको जब क्लिक होगा तो ऑटोमेटिकली आगे का क्लिक होगा। जब आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जाते हो तो आप ये सोचते हो राष्ट्रवाद की दिशा में कैसे प्रगति हुई। तो आप लोग ये सोच लो यार, एक तरफ हमने पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया था, एक तरफ हमने मतलब नेहरू रिपोर्ट में पहली बार संविधान का थोड़ा बहुत जिक्र हो गया था, मतलब संविधान का ही एक प्रकार से पृष्ठभूमि थी। तो इस नॉलेज के साथ जब आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जाओगे आपको ज्यादा स्पष्टता होगी। यह बात आप हर लेक्चर में फॉलो करते चलिएगा। राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति, इसका मतलब है सोशल बेस, इसका मतलब है कैसे धीरे धीरे हम इंक्लूसिव नेशनलिज्म की तरफ गए। इसका मतलब है देखिए, हाउ द सोशल बेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाइडन फ्रॉम मिडिल क्लास एजुकेटेड इंडियंस टू मासेस। कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार मध्य वर्गीय शिक्षित भारतीयों से जनता तक हुआ। कांग्रेस जो पहले एक मिडिल क्लास एजुकेटेड पार्टी थी, एक आलोचक तो ऐसा भी कहते हैं, फॉर द बल्क ऑफ मॉडरेट्स पॉलिटिक्स रिमेन्ड अ पार्ट टाइम अफेयर, कांग्रेस वाज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी बट अ 3-day एनुअल शो। यह प्रीवियस ईयर में भी आपसे पूछा गया कि कई सारे उदारवादियों के लिए पॉलिटिक्स एक पार्ट टाइम अफेयर होता था और कांग्रेस एक कोई राजनीतिक संस्था ना के एक 3 दिवसीय सम्मेलन की तरह होता था। तो कांग्रेस, अब जब आप उदारवादियों के बारे में पढ़ते हो तो आपको तब ये जानकारी मिलती है। तो आपको यह देखना है कि कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट का सोशल बेस बढ़ता गया। वो मिडिल क्लास एजुकेटेड इंडियन से मासेस को शामिल करते चले गए और राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति होती चली गई। यह सबसे पहले। कम्युनलिज्म में भी सेम चीज अप्लाई होती है। अरे भाई, कांग्रेस का मैं आपको बताता हूं, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, अगले लेक्चर में डेप्थ में चर्चा करेंगे। 1937 में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, 1937 के बाद भारत में मोहम्मद अली जिन्ना सांप्रदायवाद के तीसरे चरण में प्रवेश कर गए। मोहम्मद अली जिन्ना आफ्टर 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन एंटर्ड इनटू द थर्ड फेज ऑफ कम्युनलिज्म, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म में उनकी एंट्री हो गई। उग्र सांप्रदायवाद में मोहम्मद अली जिन्ना क्यों गए, यह बड़ी अंदर की बात मैं आपको बताता हूं। 1937 के प्रांतीय चुनाव प्रोविंशियल इलेक्शन में मुस्लिम लीग को 4% मुस्लिम्स इंडिया के टोटल की वोटिंग प्राप्त हुई थी। मतलब मुस्लिम लीग अपना एजेंडा मुस्लिम मासेस में नहीं पहुंचा पाई थी। अगर 4% वोटिंग राइट मुसलमानों की प्राप्त हुए, इसका मतलब कांग्रेस के प्रति उनका झुकाव ज्यादा था। तो 1937 में जिन्ना को रियलाइज हुआ कि यार मुस्लिम लीग तो उसी समस्या से जूझ रही है जिससे कई समय पहले कांग्रेस जूझा करती थी, कि मुस्लिम लीग भी अभी एक मिडिल क्लास एजुकेटेड पार्टी है। और सेम वाज द केस विथ हिंदू महासभा। हिंदू महासभा का भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था।
तो अब दोनों ने सांप्रदायिक नीतियों का सहारा लेके, कम्युनल पॉलिटिक्स का सहारा लेके अपने सोशल बेस को बढ़ाया। क्योंकि अब देखो, अब सोशल बेस मतलब कांग्रेस का कमजोर था, उसको तो महात्मा गांधी ने आके बढ़ाया 1915 के बाद। अब लीग ने सांप्रदायिक गतिविधियां करके, कम्युनल एक्टिविटीज करके अपने सोशल बेस को बढ़ाया, क्योंकि वो केवल अभी लीग अपने एजेंडे को आम एक प्रकार से मुस्लिम मासेस तक नहीं पहुंचा पाई थी। तो ये भी एक फैक्टर था। तो ऑब्वियस सी बात है मित्रों, इंडियन इंडिपेंडेंस वाज द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ इन द डायरेक्शन ऑफ नेशनलिज्म, और ग्रोथ इन द डायरेक्शन ऑफ नेशनलिज्म तब होगी जब सोशल बेस बढ़ेगा। सोशल बेस तब बढ़ेगा जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को और इंक्लूसिवनेस की तरफ पहुंचाएंगे। हालांकि आप यह भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसी क्या कमी रह गई सर, जब इंक्लूसिवनेस चल रही थी, समावेशिता चल रही थी, घर से निकलती कुछ दूर चलती हम सबको शामिल करते गए, तो फिर भारत का विभाजन क्यों हुआ? क्या राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसी कमी रह गई? आखिरकार क्यों सर सैयद अहमद खान ने कह दिया कि एक पासे के खेल में जिस प्रकार से एक खिलाड़ी के पास 4 पासे हैं और दूसरे के पास 1 पासा है, तो 4 पासे वाली खिलाड़ी जीतेगा, उसी प्रकार से भारत में मुसलमान क्योंकि माइनॉरिटी में है और भारत मतलब वो जाने अनजाने में सर सैयद अहमद खान सांप्रदायवाद के जनक बन गए, कम्युनलिज्म के जाने अनजाने में फाउंडिंग फादर बन गए। तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे पार्ट 3 में, सांप्रदायवाद वाले पार्ट में। आज हम नेशनलिज्म वाले पार्ट में ही ज्यादा अपनी चर्चा को करेंगे। तो देखिए मित्रों, एक और बार मैं आपको पहले थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। 1857 से 1947 के बारे में जब आप पढ़ते हो तो 4-5 चीजें आपको देखता चलना है। पहले चीज तो ग्रोथ इन द डायरेक्शन ऑफ नेशनलिज्म कैसे हुई, हर चैप्टर में। राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति कैसे हुई? राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति को आपको देखने का सबसे बढ़िया तरीका है सोशल बेस, सामाजिक आधार को देखते चलो। सोशल बेस को देखने का तरीका है कैसे राष्ट्रवाद समावेशिता की ओर टुवर्ड्स इंक्लूसिवनेस जा रहा है, उसको आप लोग देखते चलो। कैसे हम पहले मिडिल क्लास एजुकेटेड इंडियंस तक राष्ट्रवाद लिमिटेड था और उससे हम कैसे मास मूवमेंट की तरफ आगे बढ़े, देखते चलो। आप लोग जब विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा 1857 से पहले भारत में कई सारे जनजाति और किसान आंदोलन हुए। उन जनजाति और किसान आंदोलन में ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियों की प्रतिक्रिया में उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। शुरुआत का राष्ट्रीय आंदोलन 1905 तक इन सभी लोगों की एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाया। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का थोड़ा बहुत सामाजिक उद्धार हुआ और अब अर्बन मासेस कांग्रेस में आके शामिल हुए। लेकिन 1915 में महात्मा गांधी की एंट्री के बाद ही भारत में किसान वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ा। फिर 1920s में भीमराव अम्बेडकर, पेरियार नायकर जैसे नेताओं के आने के चलते भारत में एक प्रकार से दलित भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1920s में कहीं ना कहीं जब समाजवाद की विचारधारा आई तो समाजवाद की विचारधारा सोशलिज्म की आइडियोलॉजी आने के चलते हमने सोशो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का भी नारा, सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता का भी नारा दे दिया। ऐसे आप नेशनलिज्म की फेजेस में ग्रोथ देखते चलो, हर चैप्टर को नेशनलिज्म में जोड़ते चलो। देखो मित्रों, टॉपिक बाय टॉपिक तो हमने अध्ययन किया ही सही स्पेक्ट्रम सीरीज में। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने वर्ल्ड वॉर 1 की तो इसमें कहीं से भी बात ही नहीं की, तो क्या वर्ल्ड वॉर 1 इंपोर्टेंट नहीं है? देखो, होलिस्टिक अप्रोच कैसे रखा जाए, हमारा भी ये लक्ष्य। हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई की बात कर रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक तो हमने अध्ययन किया ही है, लेकिन ऐतिहासिक विषय के तौर पे समझ कैसे स्थापित हो पाए, इन लक्ष्यों का उद्देश्य, इन सत्रों का उद्देश्य ये था। टॉपिक बाय टॉपिक भी हम करते रहेंगे।
तीसरा आपको क्या चीज करना है, आप लोग जब इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हो उसी के साथ साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट को भी देखते चलो कि कैसे चल के आगे इतिहास के पहलुओं का संविधान पे भी प्रभाव रहा। अब देखो, भारत ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नारा तो तभी दिया जब भारत का इतिहास का एक्सपीरियंस हो रहा है ना। आप लोग ये भी देखते चलो कि किस तरीके से भारत में नेशन बिल्डिंग भी साथ साथ होती रही। देखो, कुछ हद तक मित्रों राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चलती रही। देखो, हालांकि अब आप लोगों के, देखो मैं आपको बताता हूं, जब भी आप किसी भी किताब को उठाओगे आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न ही आएगा, मतलब फ्रीडम ऑफ पार्टीशन के बाद आप पहला चैप्टर कौन सा पढ़ते हो, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो फिर आप कहोगे कि सर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां तो 1847 के बाद भी चली, तो फिर सर आप ये कैसे बोल रहे हो कि नेशन बिल्डिंग राष्ट्रीय आंदोलन में भी चलता रहा। देखो, नेशन बिल्डिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो क्रमिक विकास उसका होता रहता है। नेशन बिल्डिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है, आज भी राष्ट्र निर्माण चल रहा है, आज भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। आप अमेरिका के उदाहरण के लिए ले लीजिए, तो कुछ ही समय पहले अमेरिका में जब जॉर्ज फ्लॉयड नाम की एक जो ब्लैक थे उनकी मृत्यु हुई, तो अमेरिकी सिविल वॉर के बाद तो मतलब दास व्यवस्था का अंत भी हुआ, जो ब्लैक्स थे अश्वेतों की स्थिति में सुधार भी आया। लेकिन ऐसी क्या कमी रह गई फिर कि जॉर्ज फ्लॉयड की फिर मृत्यु हुई, डेथ हुई, उनकी हत्या हुई एक पुलिसकर्मी के द्वारा। तो ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया मित्रों निरंतर है, ये कंटिन्यूस है, ये चलती रहती है। ये नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस हमेशा चलती रहती है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये तो आज भी चलती है। तो नेशन बिल्डिंग की प्रक्रिया कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट के दौरान भी तो चली ना। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य भी तो चली ना। जैसे हमारा राष्ट्रवाद इंक्लूसिवनेस की तरफ गया है ना, जैसे कि महिलाएं, दलित, सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन होते रहे, हमने अपने समाज और धर्म को भी सुधारने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेशन बिल्डिंग की दिशा में भी हम चलते रहे। ये चारों माइंडसेट जब आपके होंगे, ये चारों चीजें जब आप देखोगे इतिहास में, तो ऑटोमेटिकली अंतर अनुशासनात्मक ज्ञान, इंटर कनेक्टिविटी आप टॉपिक्स में डेवलप कर पाओगे और आप टॉपिक्स को बड़ी सहजता से समझ पाओगे। तो ये तो बात हो गई कि भाई कैसे आप लोगों को करना होता है। अब देखो, राष्ट्रवाद के कारण तो सबसे पहला चैप्टर आप पढ़ती हो कि राष्ट्रवाद के क्या क्या कारण थे, है ना। तो इसमें ये पूरे टॉपिक्स आ जाते हैं। आप पढ़ते हो कि ब्रिटिश की प्रतिक्रिया में कैसे राष्ट्रवाद आया, इकोनॉमिक नेशनलिज्म कैसे आया, उसके साथ साथ भारत में पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन का क्या योगदान रहा, ये सारी चीजें तो हम पढ़ते ही हैं। उसके बाद आप कांग्रेस की स्थापना में जाते हो, तो तब की तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई चली है कि कैसे आप लगातार ग्रोथ देखते चलो, सोशल बेस का उद्धार आ रहा है, हर चैप्टर को नेशनलिज्म से कनेक्ट करते रहो, कैसे हम समावेशी राष्ट्रवाद की ओर गए। ये पीपीटी आपको मैं दे दूंगा, और यहां पे मैंने आपको बताया कि पूरा कैसे राष्ट्रवाद की दिशा में प्रगति हुई। अब देखो, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी है मॉडर्न हिस्ट्री के, पर्सनैलिटीज एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। आपने ये सब तो कवर कर लिया, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ विशिष्ट पर्सनैलिटीज और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, बी.आर. अंबेडकर और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, भगत सिंह और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, सुभाष चंद्र बोस और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, यह भी आपको पढ़ना होता है। वेरियस वॉइसेस फाउंड देयर एक्सप्रेशन अंडर गांधीज लीडरशिप। आपको देखना होगा कि महात्मा गांधी का ऐसा क्या विशिष्ट योगदान रहा। एक बार तो आपसे प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया, हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी यदि राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं होते तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्वतंत्रता प्राप्त करना कितना अलग और कितना संघर्षपूर्ण रहा होता। तो जब आप इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढोगे तो वो उत्तर आपको मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य विचारधारा। देखिए मित्रों, ऐसा बहुत कम देशों के इतिहास में हुआ कि बहुत अलग अलग विपरीत विचारधाराएं पैरेलल चलती रही। रूसी क्रांति में एक विचारधारा रही,
चीनी क्रांति में भी एक रही। तो अलग अलग इतनी विचारधाराएं किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में चलना मतलब बड़ा एक बात रही। और ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेचर अहिंसा पे बेस्ड था। अगर ये भी हिंसा पे बेस्ड होता तो एक ही विचारधारा चलती। अहिंसा ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को यह दिया। तो क्रांतिकारी समाजवादी और साम्यवादी विचारधाराएं कैसे चलती रही, क्या इनका योगदान था? द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। अब देखो, इस मुद्दे के ऊपर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अगर आप लोग मित्रों इतिहास एक विषय के तौर पे समझना चाहते हो तो मैं ये स्पेशल क्लास भी आपको रिकमेंड करूंगा। आप लोगों को मैं नंबर भी बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाना। 25 तारीख को 9 बजे ये क्लास कंडक्ट होगी। तब मैं नॉन वायलेंस के विचार के ऊपर भी ज्यादा बात करूंगा। फ्री क्लास है, आप सभी लोग जुड़ना। और इस मुद्दे के ऊपर भी हम तभी बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक क्रांति का दर्जा क्यों दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है। फ्रांसीसी क्रांति अमेरिकी क्रांति से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कंपेयर करेंगे। तो मित्रों, राष्ट्रवाद के पार्ट को पढ़ने में वो 4 बेसिक बातें आपको ध्यान रखना होती है। देखिए मित्रों, अगर हम लोग अध्यापन और अध्ययन के परंपरागत तरीके से चलते रहेंगे तो उसमें यह प्रॉब्लम आएगी कि कभी कोई नया विचार आ गया तो आप लोगों में इस सोच का निर्माण नहीं हो पाएगा कि नए विचार के साथ भी आप न्याय कर पाए, उससे भी साथ भी आप जस्टिस कर पाए। वो मुश्किल हो जाता है। वो तभी संभव होता है जब आप एक इंक्लूसिवनेस मतलब समावेशी दृष्टिकोण से पढ़ाई करो। तो अगर आप चाहते हो कोई भी नए विचार के साथ आप अनकंफर्टेबल ना हो तो फिर आपको इस तरह का पढ़ाई करना चाहिए। एक और बार मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को आपके सुझावों के अनुरूप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, अभी वो आपको दे दी गई है। अगर इस सत्र को पढ़ने के बाद आपका कोई भी मन में विचार या प्रश्न या डाउट आए तो आप उस गूगल फॉर्म को भर देना। मैं आपको कोई भी असुविधा के लिए ये नंबर भी शेयर कर चुका हूं, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो लिंक की प्राप्ति के लिए और सुझाव के लिए। एक और जानकारी मैं आपको खुशखबरी देना चाहूंगा। जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पे भी एक्टिव हूं, तो मित्रों अनअकैडमी एस्पायर एक ऐसा मतलब सिस्टम है जहां पे एक मंथ में 4 बार आपको ऑल इंडिया टेस्ट देने का मौका मिलेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 का, सी सेट क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इसमें क्या होगा, 1 तारीख, 10 तारीख, 25 तारीख और 30 तारीख हर सुबह 10 बजे, जैसे 25 नवंबर आ रही है, फिर दिसंबर में कब आएगी, 1 तारीख को, 10वीं तारीख को, 25 तारीख, हर महीने आता है। तो क्या होगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी जानकारी अवेलेबल है। जब आप इस टेस्ट में परफॉर्म करते हो, इसमें ऑल इंडिया रैंक आती है आपको। जितने भी क्वेश्चन हैं वो एज पर यूपीएससी सिलेबस रहता है, यूपीएससी डिमांड रहता है। एनालिसिस की वीडियोस भी आपको प्राप्त होती हैं टेस्ट देने के बाद, तो आप देख सकते हो। और उसी के साथ साथ आप लोगों को स्कॉलरशिप का भी इसमें प्रावधान है। जैसे आप लोग यहां पे देख सकते हो कि क्या क्या स्कॉलरशिप्स आपको अवेलेबल होंगी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर योर हार्ड वर्क एंड फॉर योर कमिटमेंट टुवर्ड्स यूपीएससी। तो रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस रहेगा, इसमें सब कुछ होगा, ठीक है। तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब होती है, तो डिटेल एनालिसिस वगैरह सब है। तो 25 तारीख को आप लोग जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रवाद के पार्ट के बारे में जो आज हमने चर्चा करी वो आपको बहुत हद तक उसमें मदद मिली होगी। 4-5 बातों की बेसिकली ऊपर हमने बात करी, बस आप वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और उसका थोड़ा सा देखते चलना। इनके ऊपर मैं ज्यादा बात के डिटेल लेक्चर्स आगे भी लाता रहूंगा। और आज के सत्र में बस इतना ही। अगले पार्ट 3 में हम सांप्रदायवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के बारे में देखा, चर्चा करी, देखा कि कैसे राष्ट्रवाद धीरे धीरे बढ़ा, इंक्लूसिवनेस की तरफ हम गए, घर से निकलते कुछ देर चलते अलग अलग वर्गों को शामिल करते रहे। अब अगला सत्र आप लोगों को पार्ट 3 कम्युनलिज्म, सांप्रदायवाद, एक बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक है, थोड़ा सा जटिल टॉपिक है,
उसके बारे में मैं आप लोगों से अगले सत्र में मुलाकात करूंगा। संभवतः 2 दिन में वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। और आप लोग यदि मेरे द्वारा जो बुक किताब लिखी गई है वो भी आप लोग यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।